हेलो बच्चों, आज हम अगली कविता पढ़ेंगे। उषा। कविता का प्रतिपाद्य या केंद्रीय भाव और उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम आज देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न, डेली की तरह बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो इसी कड़ी में देखते हैं। कविता का प्रतिपाद्य पहले देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता उषा में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति का धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। कवि क्या कर रहा है कि भोर मतलब कि सुबह के टाइम आसमानी गति, आकाश में होने वाले परिवर्तन और धरती के हलचल दोनों के भरे जीवन की तुलना कर रहा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने नए बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इस कविता से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर अब पहले काव्यांश देख लेते हैं। काव्यांश से संबंधित उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला काव्यांश देख लीजिए। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा। कैसा था? अभी गीला पड़ा। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन क्या बनता है? शंख जैसे में कौन सा अलंकार होता है? शंख जैसे में कौन सा अलंकार होता है? तो समसासी पिछली क्लास में पहले ही आपने पढ़ा है कि जहाँ पर समसासी इस तरह से अगर वाचक आ जाते हैं चिन्ह तो हम जान लेते हैं कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। कविता में नीला शंख किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब देखिए किसके लिए प्रयोग में आया है ये? सुबह के आकाश के लिए, दिन के आकाश के लिए, शाम के आकाश के लिए। किसके लिए आया है? सेकेंड ऑप्शन इसका क्या है? सुबह के आकाश के लिए प्रयोग में आया है। सुबह के आकाश को बताया गया है कि वो नीले शंख जैसा होता है। कविता में नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कविता में नीली गोरी झिलमिलाती देह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये है नीले आकाश में आते चांद के लिए, नीले आकाश में आते सूरज के लिए, नीले आकाश में आते बादल के लिए, नीले आकाश में आते सितारों के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, नीले आकाश में आते बादल के लिए। राख से लीपा हुआ चौका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राख से लीपा हुआ चौका किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रात के नभ के लिए, शाम के नभ के लिए, दोपहर के नभ के लिए या फिर भोर के नभ के लिए? तो कौन सा सही ऑप्शन है? भोर के नभ के लिए। कवि ने अंधेरे व सूर्य की लालिमा की तुलना किससे की है? काली सिल के अंधेरे के समान तथा सूरज की लालिमा को केसर के समान, अंधेरे काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के समान, या केवल का या फिर का और खा दोनों? किसका प्रयोग हुआ है? देखते हैं अभी। काली सिल, अंधेरे सूरज का भी प्रयोग हुआ है इसमें। और दूसरा ऑप्शन जो है
अंधेरे को काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा को लाल खड़िया मिट्टी के समान। इन दोनों ही उपमानों का प्रयोग इसमें हुआ है, इसलिए का और ख दोनों सही हैं। अब देखिए, कविता में नीले आकाश की तुलना किससे की गई है? कविता में नीले आकाश की तुलना किससे की गई है? नीले समुद्र से, नीले जल से, नदी के जल से, तालाब के जल से। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही होगा, नीले जल से की गई है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के अस्त होते ही, या फिर सूर्य के उदय होने से पहले, या फिर सूर्य के उदय होते ही, या उपरोक्त सभी सही है। कौन सा कथन इसमें सही है? तो सूर्य अस्त होते है नहीं, ये भी नहीं है। और इसका ऑप्शन नंबर ग, सूर्य के उदय होते ही क्या होता है? उषा का जादू टूटने लगता है, जादू खत्म होने लगता है, क्योंकि सूर्योदय हो जाता है, जो दृश्य थे वो सारे दृश्य बदल जाते हैं, दूसरे दृश्य आ जाते हैं, तो भोर खत्म हो जाती है। अगला देखते हैं, उषा कविता किसका गतिशील चित्र है? उषा कविता किसका गतिशील चित्र है? शहर की सुबह का, गांव की सुबह का, गांव की उषा का, गांव की शाम का, किसका है? तो क्या हो जाएगा इसमें? गांव की सुबह का या फिर गांव की उषा का, किसका चित्रण है? तो ये गांव की सुबह का चित्रण है। गांव की सुबह का चित्रण इसमें है, भोर का चित्रण है, जिसमें हल्का सा अंधेरा, सूर्योदय का थोड़ा थोड़ा दृश्य, उस समय का वर्णन है। भोर से क्या आशय है? सवेरे का समय, सवेरे से ठीक पहले का समय, शाम से ठीक पहले का समय, सवेरे से ठीक बाद का समय। ये कौन सा समय हो जाता है? सवेरे से ठीक पहले का समय, जब आपका सूर्योदय नहीं हुआ रहता, होने वाला रहता है, उस टाइम का वर्णन इसमें है, उस समय का चित्रण होता है। उषा काल में हो रहे परिवर्तनों को कवि ने किसके माध्यम से दिखाया है? ग्रामीण उदाहरणों के माध्यम से, ग्रामीण उपमानों के माध्यम से, ग्रामीण दृष्टिकोण के माध्यम से, उपरोक्त सभी। तो उदाहरण नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, और उपरोक्त सभी भी नहीं है। क्या है? उन्होंने तरह तरह के उपमान दिए हैं। कैसे उपमान? जैसे राख से लिपा हुआ चौका, खड़िया, केसर, इन सभी उपमानों का प्रयोग इन्होंने इसमें किया है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। शमशेर की कविता उषा गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे हम। कविता में नीले नभ को राख के लीपे गीले चौके के समान बताया गया है। किसको बताया गया? नीले नभ को, नीले आसमान को राख से लीपे हुए चौके के समान बताया गया है। दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सिल से की गई है। तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान है। लीपा हुआ आंगन, काली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लाए गए हैं। इसमें गांव के परिवेश के उससे उपमान लेकर के ही इसका चित्रण किया गया है। प्रातःकालीन सौंदर्य क्रमशः विकसित हो रहा है। सर्वप्रथम राख से लीपा चौका, जो गीली राख के कारण गहरे स्लेटी रंग का एहसास देता है, और पौ फटने के समय, मतलब कि सूर्योदय शुरुआत जो होती है, जब सूर्य लाल दिखना शुरू होता है, पौ फटने से पहले से समय आकाश के गहरे स्लेटी रंग से मेल खाता है। इसके पश्चात सूर्य लालिमा से मिश्रण से काली सिल पर जरा से लाल केसर से धुलना सटीक उपमान है, तथा सूर्य की लालिमा की रात की काली स्याही में धुल जाने का सुंदर बिंब प्रस्तुत किया है। अगर इस तरह से आ जाता है कि किस तरह से जीवन चित्रण प्रस्तुत किया गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा देख लेते हैं। भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठकों से कविता का क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। अब इसको देख लेते हैं कि क्या कौन सा विशेष अर्थ हुआ। अभी गीला पड़ा हुआ मतलब कि
चित्रण तो हो रहा है, क्वेश्चन में समझने के लिए, लिख दिया अर्थ देने के लिए कि अभी वो गीला है, गीले समय क्या होता है उसका रंग थोड़ा डार्क होता है, तो इसलिए इसका चित्रण किया गया। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। कविता में नए नए प्रयोगों से स्वयं को अन्य कवियों से अलग दिखाने, कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए अथवा अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट करने के लिए कविता में नए कवियों द्वारा विराम चिन्हों, पंक्तियों, बीच का स्थान और कोष्ठक आदि का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठकों में दी गई सामग्री मुख्य सामग्री से संबंधित होती है तथा वह कवि के कथन को स्पष्टता प्रदान करती है। उपरोक्त पंक्तियां अभी गीला पड़ा है वाक्य कोष्ठक में दिया गया है जो भोर के वातावरण की नमी को राख से लिपे हुए गीले चौके की नमी और उसकी पवित्रता से जोड़ता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोष्ठक से पहले के वाक्य से काम की पूर्णता का पता तो चल जाता, लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाती। कोष्ठक में लिखे कथन से वाक्य जो है अधिक स्पष्ट और प्रभावशाली बन जाता है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शमशेर की कविता उषा गांव की सुबह का जीवंत चित्रण है, पुष्ट कीजिए। अब देखिए इसमें क्या क्या है, पूरी कविता का वर्णन थोड़ा सा इसमें करेंगे। कविता में नीले रंग को राख से लीपे गीले चौके के समान बताया गया है। दूसरे बिंब में उसकी तुलना काली सिल से की गई है। तीसरे में स्लेट पर लाल खड़िया चाक का उपमान है। लीपा हुआ आंगन वाली सिल या स्लेट गांव के परिवेश से ही लाया गया है। ये सारे चित्रण जो है, सारे उपमान गांव से ही लाए गए हैं, ग्रामीण परिवेश के ही हैं। प्रातःकालीन सौंदर्य क्रमशः विकसित होता है। सर्वप्रथम राख से लिपा हुआ चौका जो गीली राख के कारण गहरे स्लेटी रंग से का एहसास है और पौ फटने के समय आकाश के गहरी स्लेटी रंग से मेल खाता है। इसके पश्चात तनिक लालिमा के मिश्रण से काली सिल का जरा से लाल केसर से धुलना सटीक उपमान है। थोड़ा थोड़ा लालिमा आ जाती है सूर्योदय के कारण, इसलिए इसका केसर का और सिल का वर्णन किया है। तथा सूर्य की लालिमा की रात की काली स्याही में घुल जाने का सुंदर बिंब प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे लालिमा भी समाप्त हो जाती है और सुबह का नीला आकाश नील जल का आभास देता है। ऐसा लगता है नीले जल का पूरा तालाब हो। वह सूर्य की स्वर्णिम आभा गौर बड़ी देह के नील जल में नहाकर निकलने की उपमा को सार्थक सिद्ध करती है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे सुबह का यह दृश्य जीवंत हो उठता है। ये सारे उपमान जो है गांव से ही लाए गए हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, इसलिए ये गांव का जीवंत चित्रण इसी तरह से आपको करना होगा। सारी बातों को लिखना होगा, जितने भी उपमान उसमें दिए गए हैं सबको आपको लिखना होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जादू टूटता है इस उषा का अब। उषा का जादू क्या है, वह कैसे टूटता है? आंसर देख लेते हैं। सूर्योदय से पूर्व उषा का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। भोर के समय सूर्य की किरणें जादू के समान लगती हैं। इस समय आकाश का सौंदर्य क्षण क्षण में परिवर्तित होता रहता है। यह उषा का जादू है। क्या है? जो सूर्योदय का दृश्य होता है, सूर्योदय के समय आकाश का जो सौंदर्य होता है, उसकी सुंदरता होती है, प्रत्येक पल बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। इसी को उषा का जादू बताया गया है। नीले आकाश का शंख सा पवित्र होना, काली सिल पर केसर डालकर धोना, काली स्लेट पर लाल खड़िया मल देना, नीले जल में गोरी नायिका का झिलमिलाता प्रतिबिंब आदि दृश्य उषा के जादू के समान लगते हैं। सूर्योदय होने पर यह दृश्य समाप्त हो जाता है और यह दृश्य समाप्त होना ही क्या दिखाया गया है, उसका जादू कैसे टूटता है, उस जादू को टूटना बताया जाता है, क्योंकि सूर्योदय के होने के बाद वो सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, उसी को जादू का टूटना बताया गया है। अगला देख लेते हैं ये क्वेश्चन। भोर के नभ को राख से लीपा चौका, गीला चौका, राख से लीपा गीला चौका की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? कविता के आधार पर बताइए। कवि कहता है कि भोर के समय ओश के कारण आकाश नमी युक्त व धुंधला होता है। राख से लीपा हुआ चौका भी मटमैले रंग का होता है।
दोनों का रंग लगभग एक जैसा होने के कारण कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ गीला चौका की संज्ञा दी है। दूसरे, चौके को लिपे जाने से वह स्वच्छ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। इसी प्रकार भोर का नभ भी पवित्र होता है, सुंदर होता है और चौके की तरह लिपा पुता उस रंग का दिखाई देता है। इसलिए जो है उसको गीले चौके की संज्ञा दी गई है। अगला देखते हैं, उषा कविता में कौन कौन से उपमानों का उल्लेख हुआ है। अब एक साथ इसको देख लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो 3-4 क्वेश्चन जो अभी आपने पढ़े हैं और जो बनेंगे उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। सारे उपमानों को आप याद करके रखिए। कौन कौन से हैं? नीला शंख है, राख से लिपा हुआ चौका है, काली सिल है, स्लेट पर लाल खड़िया चाक है और नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह है। ये 5 उपमान है। अगर आप 5 उपमानों को याद कर लेते हैं तो इन 5 उपमानों के माध्यम से ही कई क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हैं, कई प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं जो परीक्षा में उपयोगी हैं, आ भी सकते हैं, आते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो नीला शंख किसके लिए प्रयोग किया गया है? सुबह के आकाश के लिए। राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए प्रयोग किया गया है। काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए। स्लेट पर लाल खड़िया चाक भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूरज की लालिमा के लिए प्रयोग किया गया है। और नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह नीले आकाश में उगते सूरज के लिए प्रयोग में किया गया है। इन उपमानों का प्रयोग किया गया है। अगला देख लेते हैं, उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों। देखिए, उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख से लिपे हुए गीले चौके से की गई है। इस समय आकाश नरम एवं धुंधला हो जाता है। आकाश जो है नरम एवं धुंधला होता है। इसका रंग राख से लिपे चूल्हे जैसा मटमैला होता है। जिस प्रकार चूल्हा चौका सूख कर साफ हो जाता है, उसी प्रकार कुछ देर बाद आकाश भी स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। धीरे धीरे सूर्योदय के साथ ही उसका प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ने लगता है और ये स्वच्छता उसको लोगों में दिखाई देने लगती है, स्वच्छ और निर्मल प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है। तो ये आपका है उषा कविता के में भोर के नभ की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए और PDF चाहिए तो कमेंट करिए, PDF भी भेजा जाएगा आपके पास। आप अच्छे अंक लाइए, बस मेरा यही उद्देश्य है, आप अच्छे से पढ़िए। तो इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन चाहूँगी, तो शेयर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।